सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक कॉइल का एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि हम लोग बी से डिनोट करते हैं वह दिया हुआ है 4 वेबर मीटर स्क्वायर। 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर चेंज करके हो जा रहा है 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट या तो मैग्नेटिक फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है या फिर हम लोग टेस्ला लिख सकते हैं, टेस्ला। दूसरा चीज, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ईएमएफ हमसे पूछ रहा है। तो फैराडे का लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे फाई हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। जब हम पुट करेंगे डी बी ए अपॉन डी टी, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया तो डी बी अपॉन डी टी, यानी कि ए इंटू बी टू माइनस बी वन अपॉन टी। एरिया दिया हुआ है 2, B2 8 माइनस 4 और टाइम 2 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल आउट तो यहाँ पे हो गया 4 और ईएमएफ का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, 4 वोल्ट। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यानी कि फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका कि वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है ना। तो जी को हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt इनवर्स 2, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt इनवर्स 2। पुट करेंगे mlt इनवर्स 2 डिस्टेंस के लिए l, यानी कि l स्क्वायर, मास के लिए m इंटू m। m कैंसिल, m ऊपर आ गया तो m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2 करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 3, a string of 7 meter length has a mass of 0.035 kg. A string of 7 meter length has a mass of 0.035 kg. लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, मास दे रखा है 0.035 किलोग्राम, यानी कि 35 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60.5 न्यूटन देन द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज। स्पीड इज इक्वल टू होता है, अगर स्पीड और हम टेंशन के बीच का रिलेशन देखें तो v इज इक्वल टू √T/m। यह m हो गया मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l। तो हम लोग लिख सकते हैं √TL अपॉन m। जब पुट करेंगे t का वैल्यू 60.5, लेंथ है हमारे पास दिया हुआ 7 मीटर और मास 35 इंटू 10⁻³ जब ऊपर गया तो 10⁻³ 5 121 इंटू 10⁻²। तो यहाँ हो गया 11 इंटू 10, जब रूट से बाहर आएगा तो 110 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एनर्जी स्टोर्ड इन 100 जूल इफ द फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर फाइंड द एनर्जी इन द स्ट्रिंग।
स्प्रिंग में एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 kx²। यहाँ पे के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है इतना कांस्टेंट, तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो हम लिख सकते हैं u1/u2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x1/स्क्वायर ऑफ x2। हमारे पास u1 दिया हुआ है 100 जूल, x1 डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और दूसरा x2 बोल रहा है 2 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ गया यानी कि 2 + 2 हो गया 4 सेंटीमीटर। तो u2 क्या होगा, u1 का अगर हम वैल्यू पुट किए 100/u2 x1² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4, तो यहाँ u2 इज इक्वल टू 400 जूल। करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इग्नोरिंग द एक्सपेंशन ऑफ वाटर। The change in internal energy, specific heat of water is 4184 joule per kg और केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, मास दिया हुआ है वाटर का 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। अब डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज बता रहा है T2 - T1 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है यानी कि Q का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है वाटर का 4184 जूल पर kg, तो हम पढ़े थे कि C इज इक्वल टू होता है 1/mQ/ΔT। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी Q इज इक्वल टू हो जाएगा mc∆T। तो M का वैल्यू 1, C का वैल्यू 4184 और ΔT है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 4, 2 कम 2 1 3, 4 दूना 8 इंटू 10, 1 2 3 बार जब इधर गया तो 83.680 किलो जूल। इतना जूल इतना किलो जूल यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 84 किलो जूल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। ध्यान देने वाला बात है कि जब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका पार्टिकल फ्री हो जाता है, उसका मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, वो इजीली एस्केप कर सकता है यानी कि उसका सरफेस टेंशन कम जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाए सरफेस टेंशन कम गया, तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के, ठीक है। तो सरफेस टेंशन तब मिनिमम होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 6 का डी 75 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर अब 7, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। हम लोग जानते हैं कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। एक चीज़ और, वेव लेंथ बढ़ता है किस ऑर्डर में, तो एक सिंपल सा इसको याद करने का तरीका है ऋषिकेश मिलू एक्स रडार से, ठीक है, यानी कि RM मिलू एक्स रडार नहीं एक्स गामा से, एक्स गामा, R से हो गया रेडियो वेव, M से हो गया माइक्रोवेव, I से हो गया इंफ्रारेड, L से हो गया विजिबल लाइट, U से हो गया UV रे, X से हो गया एक्स रे, गामा रे। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा,
और फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन। क्वेश्चन नंबर 7 का एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन इन अ हॉरिजॉन्टल टेरेन is 16 kilometer. If z is equal to 10 meter per second square, then the muzzle velocity of the shell must be मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू होता है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कहता है जब हम किसी एक बॉडी को फेंके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एक एंगल पर कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करके। ठीक है, एंगल मान के चलते हैं थीटा है, वेलोसिटी इसका मान लिए यू है, तो एक्स एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के तरफ कंपोनेंट टूटेगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज इसका हो गया कि कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस है रेंज। और इसमें 3 फार्मूला याद करने वाला होता है। एक मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट सबसे ऊपर गया है, और टाइम ऑफ एसेंट हो गया कि कितना हाइट तक ऊपर गया है। उसके बाद नीचे आने के लिए हम बोल देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टी ए और टी डी। टी ए का वैल्यू होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, और टी डी का वैल्यू भी सेम हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितना देर हवा में रहा, हवा में रहना, यानी कि टी ए प्लस टी डी, टी ए प्लस टी डी दोनों का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, तो यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। जब मैक्सिमम टाइम पूछेगा तो थीटा 90 डिग्री मैक्सिमम टाइम, और टी मैक्स हो जाएगा 2u बाई जी। जब हाइट कब आता है तो हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब मैक्सिमम हाइट पूछे तब भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और h मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2g। अब एक होता है रेंज, रेंज इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और जब रेंज मैक्सिमम होने के लिए यानी कि ज़्यादा दूरी तय करने के लिए हमें इसे 45 डिग्री के एंगल से फेंकना होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी रेंज मैक्सिमम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन इन अ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। रेंज दिया हुआ है हमारे पास, रेंज दिया हुआ है 16 किलोमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, यू का वैल्यू पूछ रहा है। आर इज इक्वल टू अभी हम देखें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, तो मैक्सिमम रेंज हो गया यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि थीटा हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो आर मैक्सिमम दिया हुआ है 16 किलोमीटर, यू का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और जी है 10। तो यू इज इक्वल टू अंडर रूट 160, यानी कि यू इज इक्वल टू सॉरी किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 16,000 मीटर। ठीक है, जब हम यहाँ पे 16,000 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन द माइक्रोस्कोप द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। हम जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ जो है रेड लाइट का वो ज़्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट से। तो सिमिलरली रिजॉल्विंग पावर ब्लू लाइट का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेड लाइट। ठीक है, तो जब हम रेड लाइट वाले को रिप्लेस करेंगे ब्लू लाइट से तो जहाँ जाहिर सी बात है कि उसका रिजॉल्विंग पावर क्या है, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर डी है कि टू बॉडीज क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू बॉडीज ऑफ 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला का मास दिया हुआ है 2 kg क्वेश्चन नंबर 10, m1 m2 दिया हुआ है हमारे पास 4 kg, मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और v2 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली टुवार्ड्स ईच अदर।
अंदर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। एक वेलोसिटी, अगर दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक वेलोसिटी को हमें निगेटिव लेना होगा, हम कम वाले को निगेटिव ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में इक्वेशन ईजी हो। m1v1 यानी कि 20 × 2 40, m2v2 यहाँ पे माइनस है तो -40 अपॉन कुछ भी हो 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ एक्सेलरेशन a. If its velocity gets doubled, then find the ratio of acceleration after and before the change of velocity. सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v²/r, और वहीं अगर हम फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²/r, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v² का, यानी कि a1/a2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ v1 अपॉन स्क्वायर ऑफ v2। पहले वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि हमारे पास v है, बाद में वेलोसिटी चेंज होकर 2v हो गया, पहले एक्सेलरेशन है बाद में a' हो गया। जब पुट किए हम तो a/a' दैट इज इक्वल टू v1², यानी कि v² अपॉन 2v², 4v² कैंसिल आउट हुआ। हमसे रेशियो पूछ रहा है आफ्टर और बिफोर का, यानी कि a'/a दैट इज इक्वल टू 4/1, यानी कि 4:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी। 11 क्वेश्चन और है इस पार्ट का। अगर इस 22 में से जो भी 14 से 15 क्वेश्चन करेक्ट किया उसका एयरफोर्स का फिजिक्स का पेपर आसानी से निकल जाएगा।